हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ लेके आए हैं टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें किया जाएगा और इसको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? देखिए, आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि कंपनी को बिज़नेस ऑपरेशन कैरी ऑन करने के लिए, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कंपनी जो फाइनेंसिंग करती है, अपने ऑपरेशन ऑफ बिज़नेस को फाइनेंस करती है, तो उसके लिए जो कंपनी फ़ंड रेज करती है वो या तो डेट के फॉर्म में कर सकती है या इक्विटी में करती है। ठीक है, तो कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो भी उन्होंने फंड रेज किए हैं, जो भी उन्होंने डेट या इक्विटी रेज की है, तो इसी के प्रोपोर्शन को, डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को, डेट इक्विटी के फंड के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपनी के फाइनेंस में जितना डेट है और इक्विटी है उसके प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आती है बात, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कंपनी की जो वैल्यू है इक्विटी शेयरहोल्डर्स की वो मैक्सिमाइज हो और जिससे हमारा प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो इंक्रीज़ हो, बढ़े। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा ट्राई करती है कंपनी, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर अपनाती है जिससे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, और साथ ही अपने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या मत समझते हैं हम? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए डेट और इक्विटी का यूज़ किया जाता है, डेट इक्विटी फंड्स का यूज़ किया जाता है और उस फंड के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, देखिए, अब आती है बात, डेट और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? डेट और इक्विटी जो होते हैं उनके अपने अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, डेट और इक्विटी की जो कॉस्ट और रिस्क जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो डेट होता है उसमें कंपनी की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। कंपनी को जो डेट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए कंपनी को कम कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जबकि इक्विटी जो होता है वो एक्सपेंसिव सिक्योरिटी होता है। कंपनी के लिए ज़्यादा खर्चा जो होता है वो इक्विटी में होता है, क्योंकि इक्विटी शेयरहोल्डर जो होते हैं वो ऑनर होते हैं और ऑनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उनकी जो शेयर होल्डिंग है और जो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, कंपनी को उन्हें सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं देनी है, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो इसीलिए डेट जो होता है उसकी कॉस्ट कम होती है इक्विटी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बात करें रिस्क की, तो अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो कंपनी के लिए जो डेट होता है ना वो रिस्की सिक्योरिटी है, लेकिन इक्विटी जो होती है वो लेस रिस्की सिक्योरिटी है। ये हम बात कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है तो वो डेट में पैसा लगाए या इक्विटी में पैसा लगाए। कंपनी में अगर वो कोई पर्सन कंपनी को पैसा दे रहा है तो वो डेट के रूप में दे या इक्विटी के रूप में दे, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो डेट सिक्योरिटी होती है वो लेस रिस्की होती है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इक्विटी जो होती है वो हाई रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि डेट जो होता है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, वो कंपनी को देना ही देना है। तो इसलिए इन्वेस्टर कंपनी में डेट फंड में पैसा लगाना चाहेगा अगर उसे रिस्क नहीं लेना तो। लेकिन अगर वो इक्विटी में पैसा लगाता है तो उसे प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलता, तो वो रिस्की हो जाता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है डेट जो होता है वो रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को डेट जो होल्डर हैं, डेट सिक्योरिटी होल्डर है, उन्हें ब्याज इंटरेस्ट देना ही देना है। लेकिन इक्विटी को सिर्फ कंपनी जब ही पैसा देगी जब उनको प्रॉफिट होगा। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा डेट और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो डेट और इक्विटी की कॉस्ट अलग अलग होती है, रिस्क अलग होते हैं। डेट की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो क्या होते हैं? रिस्की होते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिस्की इसलिए हैं क्योंकि उनको फिक्स पेमेंट देनी ही देनी है। इक्विटी जो होते हैं वो हाई
एक्सपेंसिव सिक्योरिटी है और वो रिस्की कम है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिर्फ जब पैसे देने हैं उनको जब वो प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है। डेट आगे क्या बताया, डेट रिस्की क्यों है, क्योंकि रेगुलर पेमेंट देनी है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन इक्विटी सेफ क्यों है कंपनी के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ जब पैसे देने हैं जब उन कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस में नहीं देने। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कंपनी की ओवरऑल कैपिटल में, मतलब जो कंपनी के ओवरऑल फंड्स हैं उसमें डेट का कितना प्रोपोर्शन है, उसमें डेट का कितना पार्ट है, इसे कहते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब आती है बात, जब कंपनी फंड्स में अपने जो कैपिटल है उसमें फंड्स को एम्प्लॉय करती है, मोर फंड्स एम्प्लॉय करती है, तो उससे कंपनी के फंड्स जो होते हैं और कंपनी की जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेट जो होता है वो कंपनी का चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सस्ता सोर्स है फाइनेंस का, क्योंकि डेट की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए कंपनी को डेट को इंटरेस्ट कम देना होता है और कंपनी के पास ज़्यादा पैसा बचता है, तो कंपनी की जो अर्निंग है वो बढ़ जाती है। राइट। अब आती है बात, डेट जो होता है, जितने ज़्यादा हम डेट लगाएंगे उससे कंपनी की अर्निंग बढ़ती है। सिर्फ ये जब, लेकिन ये सिर्फ जब होगा जब रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंपनी जो है, मतलब कंपनी का जो कमाई है, मतलब कंपनी ने जो पैसा लगाया है बाहर कहीं पे इन्वेस्ट किया है या कोई बिज़नेस कर रही है, तो उस पे जो कमाई हो रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट के कंपैरिजन में कंपनी की जो रेट ऑफ अर्निंग है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली मान लीजिए कंपनी डेट से पैसा उठा रही है मार्केट में 10% पे, और कंपनी उसी पैसे से आगे बिजनेस कर रही है और उसको आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 8% हो रहा है कंपनी को, तो इसका मतलब तो ये कंपनी को ब्याज 10% देना है, कमाई सिर्फ 8% हो रही है, तो इसका मतलब कंपनी डेट से पैसा नहीं लेगी उस केस में। ठीक है। तो कंपनी डेट जब ही लगाएगी या कंपनी को फ़ायदा डेट से जब ही होगा जब कंपनी की जो रेट ऑफ अर्निंग है या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डेट की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। ठीक है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो ज़्यादा है डेट पे, किससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से या अर्निंग से कंपनी की, तो कंपनी को ज़्यादा डेट लगाने से नुकसान होगा, लॉस होगा। सिंपल सी बात है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि जो ओनर ऑफ कंपनी है उन्हें फ़ायदा होगा, उन्हें अर्निंग होगी, और जो अर्निंग पर शेयर है ओनर्स की वो ज़्यादा होगी जब डेट हम कंपनी इन्वॉल्व करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। कंपनी जैसे जैसे डेट इन्वॉल्व करती है तो कंपनी की जो अर्निंग है, अर्निंग शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होती है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उस एग्ज़ाम्पल में हम पहले पार्ट में लेंगे सारे इक्विटी शेयर्स कंपनी लगा रही है बिज़नेस में, मतलब कंपनी इक्विटी से फंड्स जनरेट कर रही है। दूसरे में कंपनी डेट्स, कुछ डेट लगा रही है, कुछ डेट फंड जनरेट कर रही है इक्विटी शेयर के साथ। और थर्ड सिचुएशन में दिखाएंगे कि कंपनी और ज़्यादा डेट लगा रही है इक्विटी शेयर, इक्विटी फंड्स के साथ। तो इन तीनों सिचुएशन को एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे इन तीनों एग्जांपल में कंपनी की जो अर्निंग है वो बढ़ रही है डेट लगाने से। आपके पास 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है जिसमें टोटल कैपिटल 50 लाख है, जिसमें इक्विटी शेयर 50 लाख रुपीज़ के हैं, 5 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है। डेट यहाँ पे नील है, टैक्स रेट 30% है, और EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख है। सिचुएशन 2 मैंने बताया था, इसमें हम कुछ डेट लगाएंगे। पहले सिचुएशन में कोई डेट नहीं था, सिर्फ इक्विटी था। दूसरी सिचुएशन में टोटल कैपिटल है 50 लाख, इक्विटी है 40 लाख, जिसमें 4 लाख शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच, और डेट जो है वो 10 लाख रुपीज़ के हैं, तो थोड़ा सा डेट भी आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन डेट जो है वो 10% है, और टैक्स रेट 30% है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT 7 लाख है सेम। सिचुएशन 3 है, उसमें देखते हैं हम और डेट लगाएगी कंपनी थोड़ा सा। टोटल कैपिटल है 50 लाख, इक्विटी कैपिटल 30 लाख, 3 लाख शेयर 10 ईच, डेट है 20 लाख के, टैक्स रेट है 30%, और EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ 7 लाख। ठीक है। अब देखते हैं सिचुएशन 1 में। अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ से हम क्या, EBIT तीनों सिचुएशन में क्या है, मतलब अर्निंग जो है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की जो अर्निंग है तीनों सिचुएशन में कितनी है, 7 लाख है। लिख दिया हमने उसे। अब सबसे पहले एक प्रोसेस क्या होता है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बचा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पास कितना पैसा है।
लास्ट में आता है वो सबसे पहले, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है, मालिकों के लिए सबसे लास्ट में पैसा बचता है। तो सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख है सभी सिचुएशन में। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो उसके बाद जो आता है वो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस किया इंटरेस्ट। पहली सिचुएशन में कोई डेट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं, ज़ीरो। दूसरी सिचुएशन में 10 लाख रुपीज़ का डेट है तो माइनस किया 1 लाख रुपीज़, 10 लाख का 10% 1 लाख। फिर उसके बाद तीसरी सिचुएशन है जिसमें 20 लाख के डेट्स हैं, 10% इंटरेस्ट है तो 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 2 लाख माइनस कर दिया। तो ये आया अब हमारा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट के बाद टैक्स से पहले कमाई कितनी है, 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख, तीनों सिचुएशन के बता दिया। फिर उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम माइनस करेंगे टैक्स, तो बचेगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो टैक्स कितना होगा, 7 लाख है पहले सिचुएशन में इनकम, 7 लाख का 30% टैक्स रेट बताया है तो 7 लाख का 30% है 2,10,000, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में 6 लाख की हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स थी, उसका 30% किया 1,80,000। और तीसरी सिचुएशन में 5 लाख थी हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स, 30% 1,50,000। तो ये हमारा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, मतलब ये अर्निंग किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग है, ठीक है। अब पहली सिचुएशन में कितनी अर्निंग है, 4,90,000 4,90,000। दूसरी सिचुएशन में है 4,20,000 अर्निंग और थर्ड सिचुएशन में 5,50,000। तो ये टोटल अर्निंग है। अभी हम क्या निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है। तो पहले सिचुएशन में कितने शेयर हैं, 5 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को अगर हम, या अर्निंग आफ्टर टैक्स को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो आएगा अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर पहली सिचुएशन में आया 4,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख, क्योंकि 5 लाख है इक्विटी शेयर। तो EPS आया, अर्निंग पर शेयर आया 0.98। दूसरे सिचुएशन में देखते हैं, इसमें हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स है 4,20,000, ठीक है। 4,20,000 को अब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो कि कितने हैं, 4 लाख है। चेक कर लीजिए सिचुएशन 2 में 4 लाख है इक्विटी शेयर। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख 1.05। और थर्ड सिचुएशन में हमारे अर्निंग आफ्टर टैक्स है 3,50,000। इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज़ 3 लाख, तो आया हमारा 1.16। तो अब तीनों सिचुएशन में चेक कर लो, सबसे ज़्यादा EPS किस में है, अर्निंग पर शेयर किस में है, 1.16। इसका मतलब जिस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा डेट हमने यूज़ किया था उस सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा पैसा है, सही बात है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे हम डेट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी है, समझने वाली है कि ऐसा सिर्फ जब होता है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग डेट लगाने से बढ़ती है, ऐसा सिर्फ जब होता है जब रेट ऑफ अर्निंग या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब जो हमने डेट लिया है उस पे जो ब्याज है वो ज़्यादा हो, वो कम होगा किससे, जो हमने पैसा उस पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया है, ठीक है। ऐसा सिर्फ इसी सिचुएशन में होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। हमारा अगला पॉइंट है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो पहला पॉइंट है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसके कैपिटल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी कंपनी है वो ज़्यादा डेट्स कब करेगी, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेट्स का इस्तेमाल कब करेगी अगर कंपनी ये श्योर है कि वो इनफ कैश इनफ्लो जनरेट कर सकती है कि वो इजीली अपने जो डिबेंचर्स होल्डर हैं, जो लोगों ने फ़ंड दिया है डिबेंचर होल्डर ने, उनको इजीली उनकी पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है, इनफ कैश फ्लो उनका जनरेट हो रहा है, तो कंपनी प्रेफर करेगी हम ज़्यादा डेट सिक्योरिटी यूज़ करें। लेकिन अगर कंपनी के कैश फ्लो में शॉर्टेज है, कंपनी को कैश फ्लो कम हो रहा है, तो कंपनी जो है वो डेट ज़्यादा नहीं रख पाएगी, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट की पेमेंट जो होती है वो क्या होती है, कंपलसरी होती है, वो करनी ही करनी है, ठीक है। तो अगर कंपनी के कैश फ्लो इनफ नहीं है, कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, शॉर्टेज है, तो कंपनी कैपिटल को, इक्विटी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अपनाएगी, ज़्यादा इक्विटी को यूज़ करेगी, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, लायबिलिटी जो होती है वो
कंपलसरी नहीं होता पेमेंट करना किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में पार्ट, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं और उनका जो प्रॉफिट मिलता है उनको वो तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है कंपनी को, लॉस होता है तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है तो उसे ज़्यादा डेट इस्तेमाल कर पाएगी, लेकिन अगर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, शॉर्टेज है, तो कंपनी इक्विटी का इस्तेमाल करेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये है कितना नंबर ऑफ टाइम कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इंटरेस्ट पेमेंट का, मतलब इंटरेस्ट का कितना गुना, कितना टाइम्स EBIT है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है। जितना ज़्यादा ICR होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, उतना ही कंपनी के लिए बोरोड फंड लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। तो जितना ज़्यादा ICR होगा उतना ही कंपनी बोरोड फंड इस्तेमाल करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि उसकी जो इंटरेस्ट के कंपैरिजन में जो EBIT है, अर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मल्टीपल्स है उसके। तो कंपनी चाहेगी अगर ज़्यादा ICR है तो कंपनी क्या करेगी, बोरोड फंड का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंटरेस्ट को ईजिली पेमेंट कर पा रहे हैं अपनी अर्निंग से और उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपनी का ICR कम है, इसका मतलब इंटरेस्ट का कम मल्टीपल्स में है EBIT, तो इसका मतलब उसको पता है कि उसका इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा अमाउंट का है और अर्निंग कम है, तो इसलिए वो बोरोड फंड को कम इस्तेमाल करेगी। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो कंपनी डेट को इस्तेमाल करेगी, डेट फंड्स को बोरो करेगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट को जो देना है वो कम देना है और कमाई ज़्यादा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए जो कंपनी है वो डेट को इस्तेमाल करेगी। ठीक है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्योंकि कम है इंटरेस्ट रेट से, तो कंपनी क्या करेगी, डेट को अवॉइड करेगी, क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, डेट को, डिबेंचर्स को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है। तो वो इक्विटी का इस्तेमाल करेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। अगर कंपनी बोरोड फंड का इस्तेमाल जभी करेगी जब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा, तभी वो डेट्स का इस्तेमाल करेगी। सही बात है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनको सस्ती पड़ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर सस्ता पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो उसी का इस्तेमाल करेगी। तो कॉस्ट ऑफ डेट का भी इफेक्ट होता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्या थे, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के फैक्टर्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे।